तो दोस्तों मूवी शुरू होती है करीना कपूर खान से। वो एक जगह पर बैठी होती हैं और कुछ सोच रही होती हैं। करीना कपूर की एज करीब करीब 40 साल के आसपास लगती है। उनके मन में कुछ ख्याल चल रहे होते हैं और फ्लैशबैक में एक छोटे बच्चे को खेलते हुए दिखाया जाता है। फिर एक गेम जोन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक व्यक्ति अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है और लोग इधर-उधर गिर रहे होते हैं, किसी को गोली लग रही है। उसके बाद मूवी सीधे कोर्ट के सीन से शुरू होती है। जो अपराधी है उसका केस चल रहा है। करीना कपूर को कोर्ट में दिखाया जाता है और तभी वो अपराधी जिसका नाम जेम्स थॉमस होता है, जो गेम जोन में ओपन फायरिंग करता है, वो उठकर बोलने लगता है। वो बताता है कि उसने ज़िंदगी भर कूड़े कचरे में अपनी ज़िंदगी बिताई। कूड़े कचरे से खाना उठाकर खाता था और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बीमार पड़ता था तो मेरे मरने के लिए मैं दुआ करता था, लेकिन ऊपर वाला मुझे वो भी नहीं देता था। लोग मेरे सामने से आते जाते रहते थे, लेकिन किसी को भी मैं दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था मेरा दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैं उनके चेहरों से खुशी छीन लेना चाहता था। मुझे उस बच्चे की आंखें अभी तक याद हैं, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने तो बस बिना निशाना लगाए गन उठाई और लोगों पर चलाता रहा। तभी जज बोलता है कि आप अपने किए पर वाइट वॉश करने की कोशिश मत करो। तुमने जो किया वो सरासर अपराध है। कोर्ट तुम्हें दोषी पाती है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अगले सीन में दो पुलिस वाले जेम्स थॉमस को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी सामने से करीना कपूर आती है और उस पर अटैक कर देती है और उसे लात घूंसे मारने लगती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं और उधर करीना कपूर अपने पिता के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर करीना गाड़ी में बैठे अपने पापा के साथ जा रही होती है तो उसे एक ग्राउंड दिखता है जहाँ वो अपने बच्चे के साथ कभी खेल रही होती है, जिसकी पुरानी यादें करीना कपूर को आने लगती हैं और वो अपने दिमाग में कुछ सोच रही होती है। और उसके बाद फिर फिल्म का नाम आ जाता है द बंकिंघम मर्डर्स और मूवी यहाँ से शुरू होती है। ये लोग घर पहुँचते हैं। करीना कपूर गाड़ी से निकलती है और गेट के अंदर चली जाती है। गेट पर उनके कुछ मेल्स पाए जाते हैं जिन्हें करीना हाथ में लेकर अंदर आ जाती है। जैसे ही वो एनवेलप खोलती है उसमें ट्रांसफ़र ऑर्डर्स होते हैं। उसके पापा देखकर कहते हैं कि मुझे बिना बताए ट्रांसफ़र ले लिया। फिर करीना कहती है कि अब ये शहर बर्दाश्त नहीं होता पापा। उसके पापा उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन करीना अपने बेटे की खून से सनी टी-शर्ट फ़ोल्ड करके पैक कर लेती है और गाड़ी में निकल जाती है। और गाड़ी में जाते हुए वो कुछ सोचती रहती है और तभी कोई न्यूज़ का सीन दिखाया जाता है जिसमें लेसेस्टर में वॉयलेंस की खबर दिखाई जा रही होती है। न्यूज़ एंकर बता रही होती है कि कई लोग उसमें घायल हुए हैं और सड़कों पर दंगे चल रहे हैं और दो गुटों में बहुत खतरनाक झड़प होती है, जिसका कारण कोई क्रिकेट मैच होता है। लेसेस्टर उस जगह का नाम है जहां करीना अपने पिता और अपने बेटे के साथ रहती थी। तभी करीना हाई वाइकोम बकिंघमशायर में एंटर करती है। यहां हम आपको बता दें कि करीना एक इंडियन ब्रिटिश डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रही हैं। यहां तक आपको समझ आ ही गया होगा कि करीना कपूर अपने बच्चे की मौत के बाद उस जगह पर नहीं रहना चाहती थी और उसने हाई वाइकोम बकिंघमशायर में ट्रांसफ़र ले लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीन लोग कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जो तीनों पुलिस वाले होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तुम हमेशा यही कंप्लेंट करते रहते हो। तभी उनका बॉस हार्दिक पटेल उर्फ हार्डी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लैम्प भी यही फील करता होगा। फिर वो उठकर काउंटर की तरफ जाता है और पेमेंट करने लगता है। तभी वो देखता है कि रेस्टोरेंट का मालिक एक लड़के को अपने कार की चाबी दे रहा होता है। उसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर से दंगे फसाद दिखाए जाते हैं जिसमें लोग पुलिस के साथ झड़प कर रहे होते हैं और करीना कपूर अभी भी गाड़ी में हैं और गाड़ी चला रही है। फिर वो एक जगह गाड़ी रोककर इधर-उधर देखती हैं।
फिर वह उतरकर एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है जो बकिंघमशायर पुलिस हेडक्वार्टर है। तभी एक लेडी सामने से आती है जो अपना नाम डीसी शैरॉन बताती है और करीना कपूर अपना नाम बताती है जसमीत बामरा उर्फ जैस। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और शैरॉन करीना को ज्वाइनिंग पेपर देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारे घर का एड्रेस और पुलिस हेडक्वार्टर की आईडी कार्ड सब कुछ है, और करीना को सब पेपर वर्क करने के लिए कहती है और कहती है कि पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद सुपरिटेंडेंट मिलर से मिल लेना जो आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। करीना मिलर के कैबिन में एंटर करती है। वो करीना को वेलकम करता है और पूछता है कि यहाँ का एड्रेस आराम से मिल गया या कुछ प्रॉब्लम हुई। करीना बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि शहर की सड़कों पर पब्लिक इश्यू चल रहा है। मिलर भी कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक क्रिकेट की वजह से इतना धार्मिक भेदभाव कैसे हो सकता है। लेसिस्टर के पहले चीज़ें एकदम ठीक थी, बहुत शांत। फिर अचानक से ये सब हो गया। फिर मिलर कहता है कि मुझे आश्चर्य हुआ जब तुमने इस जॉब के लिए हाँ कहा। क्या तुम्हें डिमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता? तो करीना कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर मिलर कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग ना बहुत बेहतर हो सकती है और ना ही वर्स्ट। डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे देखती हो। टॉटेरिज एवेन्यू में एक इंडियन फैमिली का बच्चा मिसिंग है। शैरॉन और बाकी टीम ऑन द वे हैं। इस पर करीना थोड़ा असहज महसूस करती है तो मिलर उसे पूछता है कि तुम ठीक हो? करीना हाँ में सर झुकाती है और फिर उठ खड़ी होती है और डोर की तरफ जाने लगती है। तभी मिलर पीछे से आवाज़ देता है और पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम है? तो करीना मुड़ती है और जवाब देती है कि मैं इस केस का हिस्सा नहीं बन सकती। तो मिलर कहता है कि ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी के आगे कुछ नहीं आता। ये पब्लिक सर्विस है, इसमें पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती। करीना भी यस सर बोलकर बाहर निकल जाती है और अपनी गाड़ी में निकल जाती है। फिर करीना उस जगह पहुंचती है जहां पर उस इंडियन फैमिली के बच्चे का किडनैप हुआ होता है। शाम होने वाली होती है। पुलिस वाले उस बच्चे की तस्वीर लेकर दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये इस घर का इकलौता लड़का है जिसका नाम इशप्रीत कोहली है। फिर हम देखते हैं कि शैरॉन उन तीन पुलिस वाले जो रेस्टोरेंट में होते हैं यानी हार्डी, काउडेन और साइमन, वो तीनों भी वहीं खड़े होते हैं। वो पुलिस वाला बताता है कि लड़का स्कूल गया था लेकिन वापस नहीं आया। फिर हार्डी साइमन, काउडन और हर्लिन को कहता है कि जाकर नेबर से बात करो और शैरॉन को कहता है कि मुझे फैमिली की डिटेल्स दो। फिर वो करीना की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम वो नई सार्जेंट हो? करीना हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो अपना नाम बताता है, डीआई हार्डी। फिर दोनों वहां से निकलकर एक घर के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं जो कि उस इंडियन बच्चे इशप्रीत की फैमिली का घर है जो मिसिंग है। फिर करीना उसके पेरेंट्स से पूछताछ शुरू करती है, उनसे उनका नाम पूछती है। वो अपना नाम दलजीत कोहली बताता है। करीना पूछती है कि फैमिली में और कौन कौन है, तो वो बताता है कि मैं हूँ, मेरी वाइफ प्रीति है, बेटा इशप्रीत और मेरी माँ जो 2 साल पहले कोरोना में गुजर गई। फिर करीना पूछती है कि तुमने अपने बेटे इशप्रीत से आखिरी बार कब बात की थी? तो दलजीत बताता है कि आज सुबह 7:30 बजे मैं इशप्रीत को उसके स्कूल ड्रॉप करके आया था। करीना पूछती है कि वो स्कूल से कब वापस आता है? तो दलजीत बताता है कि 1:30 बजे स्कूल बंद होता है और 2 बजे तक स्कूल बस घर पहुंच जाती है। तब करीना पूछती है कि कौन सी बस से इशप्रीत घर आता है? तो दलजीत बताता है कि ब्लू नॉर्थशायर कैराउजल से। करीना पूछती है कि क्या उसका फ़ोन उसके पास है? तो दलजीत इशप्रीत का फ़ोन दिखाता है और कहता है कि स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है। करीना फ़ोन लेकर अपने टीममेट को देती है। तभी प्रीति कहती है कि इशप्रीत की एक फ्रेंड है फ्लोरेंस, तो इशप्रीत कभी कभी स्कूल के बाद उसके घर चला जाता था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज नहीं आया है। उसके बाद मुझे थोड़ी घबराहट हुई। तभी करीना वहाँ खड़े 2 लोगों से जो पहले से ही वहाँ थे उनसे उनका नाम पूछती है और कहती है कि आपका इस फैमिली के साथ क्या रिलेशन है। इससे पहले कि दोनों जवाब देते, हार्डी कहता है कि उसका नाम तेजिंदर सिंह है और उसको सिरेंज भी बुलाते हैं, और दूसरा उसका भाई है जिसका नाम पृथ्वी है। इनका फैमिली के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन इनको दूसरों के काम में दखल देने की आदत है।
ऐसा लगता है कि हार्डी और तेजिंदर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती। तभी तेजिंदर का छोटा भाई पृथ्वी कहता है कि हमारा भले इस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम सब एक फैमिली की तरह हैं और हम सिर्फ हेल्प करने आए हैं। फिर करीना पूछती है कि क्या इशप्रीत को कोई मेडिकल इश्यूज हैं, तो दलजीत बताता है कि नहीं, वो एक हेल्दी लड़का है, यहाँ तक कि उसे कोरोना भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ 7.5 साल पहले उसे निमोनिया हुआ था जब हम उसे नए नए यूके में लाए थे। फिर करीना पूछती है कि नए नए लाए थे मतलब, तो दलजीत बताता है कि जब हम उसे अडॉप्ट करके लाए थे। तो करीना उनसे अडॉप्शन के पेपर मांगती है, तो दलजीत कहता है कि हाँ जी, पूरे पेपर्स हैं। फिर प्रीति बोलती है कि वो पिछले कुछ दिनों से एक बात को लेकर थोड़ा अपसेट था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन सिरिंज बाजी ने उसे थप्पड़ मार दिया था, तब से वो बहुत गुस्से में था। तभी अचानक से दलजीत बीच में बोलता है कि इसमें क्या कनेक्शन है। तभी हार्डी कहता है कि उसे बोलने दो, तो सिरिंज बताता है कि उसने इशप्रीत को स्मोक करते हुए पकड़ा था, इसलिए मारा था। तभी दलजीत कहता है कि मैं भी इसके लिए उसे 1-2 लाफे मार चुका हूँ। तो प्रीति कहती है कि लेकिन वीडियो बनाने के बाद उसे ऑनलाइन डालने की क्या जरूरत थी। फिर करीना और हार्डी वहां से निकल जाते हैं और बाहर आकर पुलिस की दूसरी टीमें उनको ज्वाइन करती हैं और बताती हैं कि हमने आस पड़ोस में हर जगह पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। फिर हार्डी कहता है कि 8 बज चुके हैं, लड़के को गुम हुए 6 घंटे हो चुके हैं, सारी पेट्रोलिंग टीम्स को सर्च नोटिस पर भेजो और शैरन को वाईकॉम हाई जाने को कहता है और बोलता है कि एडमिन से बात करो और सारे सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो और मुझे डिटेल्स बताओ। साइमन काउडन को बस स्टेशन भेजता है और हरलीन को इसका एफएलओ बना देता है और करीना को कहता है कि आप मेरे साथ रहेंगी। फिर हरलीन इशप्रीत के घर पहुंचती है और दलजीत से मिलती है और बताती है कि मैं आपकी फैमिली लाइसेंस ऑफिसर यानी एफएलओ हूं। अगर केस में कुछ भी डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। उधर करीना और ऑफिसर हार्डी कार में जाते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी करीना पूछती है कि क्या तुम उस फैमिली को जानते हो। तो हार्डी कहता है कि ये मेरा शहर है, मैं यहाँ सबको जानता हूँ। करीना कहती है कि मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ क्योंकि बच्चा एडॉप्टेड है। तो हार्डी करीना से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे असिस्ट करने आई हो, ना कि मुझे मेरा काम समझाने। तो करीना चुप हो जाती है। फिर करीना एक घर के पास गाड़ी रोकती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। ये मिसिंग बच्चे इशप्रीत की स्कूल फ्रेंड फ्लोरेंस का घर होता है। अंदर फ्लोरेंस और उसके मॉम डैड होते हैं। तभी फ्लोरेंस का पापा उसे कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर हैं, तुमसे इशप्रीत के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो तुम बिना घबराए जो भी तुम्हें याद है वो बताने की कोशिश करो। उधर शैरॉन स्कूल पहुंच जाती है और एडमिन को इतनी रात को स्कूल आने के लिए थैंक यू बोलती है। इधर फ्लोरेंस बताती है कि स्कूल ओके था, इशप्रीत भी ठीक था, हालांकि वो अपने पियानो लेसन के कैंसिल होने की शिकायत करता रहता था। तो हार्डी पूछता है कि वो कहाँ उतरा था और कौन से स्टॉप पर। तो फ्लोरेंस कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे पहले ही बस से उतर गई थी। उधर शैरॉन एडमिन से पूछती है कि वो किस तरह का लड़का था। तो एडमिन कहती है कि मैंने ही उसकी एडमिशन प्रोसेस की थी, एक स्वीट बॉय है, लेकिन हुआ क्या। तभी शैरॉन बताती है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। उधर काउडन और साइमन बस स्टॉप गए होते हैं। उन्हें वहां का इंचार्ज बताता है कि जिस बस में स्कूल के बच्चे गए थे उसके ड्राइवर का नाम शफीक था। फिर शफीक को बुलाया जाता है। फिर पुलिस वाले उसे बच्चे का फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। तो शफीक बताता है कि हाँ, हर दोपहर को मैं ही इसे स्कूल से पिकअप करता हूँ। फिर काउडन ड्राइवर से पूछता है कि क्या वो आज बस में चढ़ा था। तो ड्राइवर कहता है कि हाँ, वो बस में था। उधर शैरॉन स्कूल से हार्डी को कॉल करती है और बताती है कि वो बच्चा सारी क्लासेस अटेंड करता था और मैंने सारा स्कूल का फुटेज भी ले लिया है। इधर काउडन और साइमन बस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि वो लड़का एक बस स्टॉप पर उतरता है जिसका नाम तुतरेज राय होता है, जहाँ एक बहुत बड़ा पार्क होता है। वो सब पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि सब उस बस स्टॉप पर पेट्रोलिंग टीम के साथ पहुंच जाएं। फिर पूरी पुलिस फोर्स और पेट्रोलिंग टीम उस बस स्टॉप की तरफ रवाना हो जाती है। वहां पहुंचकर हार्डी पुलिस वालों को बताता है कि हर साल 65,873 बच्चे गायब हो रहे हैं। उनमें से 70% कभी मिले नहीं, अगर मिले तो वो मृत पाए गए। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस केस को आज रात तक सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 12 घंटों के अंदर बच्चा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस जगह को एक एक तिनके को खंगाल डालें और एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। तभी करीना पूछती है कि अगर वो बच्चा अभी तक पार्क में नहीं होगा तो क्या करेंगे।
तो हार्डी काउडेन को कहता है कि वो ट्यूब स्टेशन और पब्स में जाकर भी चेक करे और 10 किलोमीटर के दायरे में सारे दरवाजों पर नॉक करके देखो और सबसे पूछो। फिर पूरी टीमें पार्क के अंदर और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह सर्च करने लग जाती हैं। तब हार्डी को एक पुलिस वाला कॉल करता है कि उसने पार्क का एग्जिट गेट का सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें कि लड़का पार्क से बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। रात से सुबह हो जाती है और पूरी टीम हर जगह तलाश कर लेती है, पार्क के अंदर, बाहर, तालाब के अंदर, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर हार्डी करीना के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है कि उसने करीना के साथ थोड़ा रूड बिहेव किया था। हार्डी उसे कहता है कि तुम थकी हुई लग रही हो तो तुम घर चली जाओ। करीना कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन हार्डी कहता है कि तुम इतना ट्रैवल करके आई हो, तुम जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद करीना वहाँ से निकलने लगती है। दूसरी टीम भी वापस आ जाती है और हार्डी को कहती है कि हमने हर जगह तलाश कर लिया, लड़का कहीं नहीं मिला। तो हार्डी कहता है कि आप लोग घर चले जाओ, मैं अकेले ढूंढ लूँगा। फिर हार्डी सब पुलिस वालों को वहाँ से जाने को कहता है और ख़ुद पार्क के अंदर चला जाता है और सिर्फ साइमन को अपने साथ ले जाता है। हार्डी अभी तक इस केस का इंचार्ज होता है, इसलिए उसके ऑर्डर सबको फॉलो करने होते हैं। वो जिसको भी जो भी ऑर्डर देता है सबको वो मानना ही पड़ता है। इसलिए करीना भी ना चाहते हुए वहाँ से निकल जाती है और बाकी पुलिस वाले भी पुलिस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ तक मूवी देखने के बाद इतना समझ आ जाता है कि हार्डी का कैरेक्टर थोड़ा सस्पिशियस होता है, क्योंकि वो अब तक करीना पर भी गुस्सा निकाल चुका है और दलजीत के घर पर तेजिंदर और पृथ्वी की तरफ दुश्मन जैसी नज़रों से देख रहा होता है। उधर करीना अपने अलॉट किए हुए पुलिस क्वार्टर में पहुँच जाती है और उसको अंदर बाहर हर जगह से चेक करती है और वो देखती है कि वहाँ किसी बच्चे के खिलौने, एक साइकिल पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है। उसे अपने गुज़रे हुए बच्चे की याद आती है और वो बेडरूम में जाकर अपने सूटकेस से अपने बेटे की खून से सनी हुई टी-शर्ट निकालती है और उसको अपने सीने से लगाकर वहीं लेट जाती है। फिर उसे नींद आ जाती है। सपने में भी करीना अपने बच्चे को देखने लगती है। वो कहीं पार्क में खेल रहा होता है और हंस रहा होता है और इसी कश्मकश में सुबह हो जाती है। अभी वो सोई ही होती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क में एक टैक्सी के अंदर उस बच्चे इशप्रीत की लाश मिल जाती है। करीना फ़ोन सुनने के बाद सीधा हॉस्पिटल भागती है, जहां उस बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाकर करीना देखती है कि उस बच्चे इशप्रीत के माँ बाप दलजीत और प्रीति लाश के पास खड़े रो रहे होते हैं। फिर हार्डी करीना के पास आता है, उसको फ्लोरेंस की डिवाइस ले जाकर टेक्नीशियन और फोरेंसिक से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहता है। फिर हरलीन से बात करने के लिए कहता है और दलजीत कोहली के घर जाकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले आने के लिए भी कहता है। करीना कहती है कि हमें फैमिली को इंटेरोगेट करना चाहिए। तब हार्डी करीना को कहता है कि ठीक है, तुम इस ऑपरेशन को लीड करो, और करीना वहाँ से निकल जाती है। फिर करीना वहाँ से निकलकर इशप्रीत की फ्रेंड और क्लासमेट फ्लोरेंस के घर पहुँच जाती है और वहाँ से कुछ क्लास के डॉक्यूमेंट्स लेती है और उसे पूछती है कि इशप्रीत पियानो लेसन के लिए शिकायत क्यों कर रहा था। तो बच्ची कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी बच्चे की माँ करीना को कहती है कि आपको पियानो टीचर से बात करनी चाहिए। फिर करीना वहाँ से निकल जाती है। यहाँ तक की स्टोरी में ये समझ आता है कि बच्चा इशप्रीत जो पहले मिसिंग था, बाद में जब उसकी लाश मिलती है, वो सिर्फ 2 चीज़ों से परेशान था। एक, जब तेजिंदर पाजी उसे स्मोक करते हुए पकड़ते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं और उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल देते हैं, और दूसरा वो अपने पियानो लेसन्स को लेकर हमेशा शिकायत करता रहता था। करीना फ्लोरेंस के घर से निकलकर इशप्रीत के घर की तरफ चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इशप्रीत का पापा दलजीत किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और उसे मिलने के लिए कहता रहता है, लेकिन वो मना करती है और बोलती है कि तुम्हारी बीवी को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, उसके पास रहो। तभी उसकी बीवी प्रीति बाहर से नॉक करती है। दलजीत दरवाज़ा खोलता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो बताती है कि डिटेक्टिव भामरा इशप्रीत के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आई हुई है। अगले सीन में दलजीत करीना को इशप्रीत के डॉक्यूमेंट्स देता हुआ दिखाई देता है।
दलजीत उसे कहता है कि ये इशप्रीत का पासपोर्ट, एडॉप्शन के पेपर्स, इंश्योरेंस और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हैं। फिर दलजीत करीना को पूछता है कि इशप्रीत की बॉडी कब तक मिलेगी, हमें उसके दाह संस्कार की तैयारी करनी है। तो करीना कहती है कि बॉडी प्राइमरी एविडेंस है, हम उसे अभी नहीं दे सकते। फिर करीना दलजीत से पूछती है कि कल आप 1 से 4 के बीच में कहाँ थे, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। वो झिझकते हुए बताता है कि सुबह से दोपहर तक वो ऑफिस में ही था, फिर दोपहर को 1:30 बजे प्रेत में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। करीना क्लाइंट का नाम पूछती है तो वो बताता है मुशीर खान। करीना पूछती है कि आप करते क्या हैं, तो दलजीत बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, हमारे ट्रक चलते हैं। करीना उसके ऑफिस का एड्रेस पूछती है तो वो अपनी कंपनी का कार्ड दे देता है। फिर करीना उसकी वाइफ को पूछती है कि आप क्या करती हैं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही दलजीत जवाब देता है कि ये हाउसवाइफ हैं। करीना फिर पूछती हैं कि आप 1 से 4 के बीच में कहाँ थी। प्रीति बताती है कि घर पे ही थी। कुछ और क्रॉस क्वेश्चंस करके करीना वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में इशप्रीत की बॉडी पड़ी हुई है और उसका पोस्टमार्टम हुआ है। डॉक्टर मिलर और हार्डी को डिटेल्स बताता है कि 2 अनआइडेंटिफाई अलग अलग डीएनए सैंपल मिले हैं और उन्हें लैब में भेज दिया गया है। मिलर पूछता है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट या ड्रग अब्यूज़, तो डॉक्टर नहीं बोलता है, लेकिन बताता है कि उसके दोनों लंग्स में पानी भर गया था और उसके हाथ पैर नीले पड़ गए थे क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली थी। ये एक डूबने का केस है या ज़बरदस्ती डुबाने का। तभी मिलर हार्डी को पूछता है कि पता चला किसकी कार थी। फिर साइमन और काउडेन ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में एड्रेस निकालते हैं जिसमें गाड़ी वाले का नाम अकरम खान होता है। वो भागकर गाड़ी निकाल के अकरम के पास उसके एड्रेस पर पहुंचते हैं। काउडेन अकरम को आवाज़ देता है और कहता है कि उसे उनके साथ आना पड़ेगा, तो अकरम कहता है कि वो नमाज़ पढ़ने जा रहा है, 5 मिनट बाद आ सकता है क्या। काउडन कहता है कि बहुत ज़रूरी है। तभी मस्जिद का इमाम आ जाता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हमें ज़रा ऐसे ही रूटीन पूछताछ के लिए बात करनी है, और उसे कार में बिठा लेते हैं। दूसरी तरफ करीना कार की फोरेंसिक रिपोर्ट ले लेती है। वो फ़ोन पर जानकारी देती है कि एक डीएनए मैच हो गया है लेकिन दूसरा डीएनए अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। उधर काउडन और साइमन अकरम से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो बताता है कि वो बेगुनाह है। वो बताता है कि उसकी कार उसका नेफ्यू बोरो करके ले गया था जिसका नाम साकिब है, वो मेरे भाई सलीम का बेटा है। दूसरी तरफ एक ट्रैफिक पुलिस वाला हार्डी को कुछ सीसीटीवी कैमरास की फुटेज दिखाता है जिसमें अकरम की कार दिखाई देती है और साकिब एक और लड़के को मस्जिद के बाहर से पिक करते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, साकिब वही लड़का है जिसे हार्डी मूवी की शुरुआत में अकरम से चाबी लेते हुए कार ले जाते हुए दिखाया जाता है। हार्डी वहां से निकलकर सीधा मिलर के कैबिन में पहुंच जाता है और उसे बताता है कि हमें हमारा पहला सस्पेक्ट मिल गया है। फिर हार्डी पूरी पुलिस टीम को साकिब के घर के बाहर बुलाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, साकिब घर से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे भागती है। सब लोग उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं और आखिर में साकिब पकड़ा जाता है। फिर साकिब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां उसकी मां को दिखाते हैं। वो कहती है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसके पीछे क्यों पड़े हो। और तभी एक पुलिस वाली करीना की तरफ एक पाउडर का पाउच दिखाती है और कहती है कि ये देखो। फिर साकिब को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है जहां पर हार्डी उसे इंटेरोगेट करता है। साकिब का वकील भी उसके साथ होता है। फिर हार्डी साकिब से पूछता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। साकिब कहता है क्योंकि तुम हरामी हो इसलिए। वकील उसे तमीज़ से बात करने के लिए कहता है। फिर हार्डी उसे इंग्लिश में बात करने के लिए कहता है, तो साकिब कहता है कि तुम्हें हिंदुस्तानी होकर हिंदी नहीं आती, जाओ अपने पेपर चेक करो। हार्डी उसे फिर पूछता है कि 14 नवंबर की दोपहर को तुम कहाँ थे। वो कहता है कि तुम्हारी अम्मी के साथ। वकील फिर टोकता है कि ठीक से बात करो। फिर हार्डी बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कहाँ थे, तुम टॉटेरिज राय पार्क में थे। तभी साकिब का वकील उसे हार्डी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसके सबूत हैं, तो हार्डी उसको पेपर्स पकड़ा देता है। हार्डी फिर साकिब से पूछता है कि तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे। साकिब कहता है कि वो एक फ्री ग्राउंड है, वहाँ कोई भी जा सकता है। तो हार्डी कहता है कि क्या वो ऐसा फ्री ग्राउंड है जहाँ पर तुम किसी को भी मार सको और उसकी बॉडी फेंक दो। तुमने इशप्रीत को मारा है, हमें उसकी बॉडी तुम्हारी कार के फ्रंट सीट पर मिली थी।
वही कार जो तुमने अपने अंकल से बोरो की थी 14 नवंबर को। साकिब मुकर जाता है। वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी वकील बोलता है कि क्या सिर्फ इसकी कार उस पार्किंग लॉट में होने की वजह से वो खूनी हो जाता है। तभी हार्डी वकील को फाइल पकड़ाता है जिसमें साकिब का डीएनए उस गाड़ी और इशप्रीत की बॉडी पर होने के सबूत होते हैं। तो वकील पूछता है कि इसमें एक दूसरे डीएनए का भी जिक्र है, वो किसका है। तो हार्डी कहता है कि वो अभी तक मैच नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी नज़र में एक सस्पेक्ट है जो उस दिन साकिब के साथ उसकी गाड़ी में था। अगले सीन में करीना दलजीत के घर पर फिर पूछताछ के लिए आती है। दलजीत बताता है कि वो और सलीम एक ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे, बाद में दोनों अलग हो गए। दलजीत पूछता है कि आप लोग सलीम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो करीना बताती है कि उसका बेटा साकिब हमारा मेन सस्पेक्ट है। फिर प्रीति बताती है कि पार्टनरशिप तोड़ने के बाद सलीम सारे क्लाइंट्स अपने साथ ले गया था, इसलिए दलजीत और उसके बीच में लड़ाई हुई थी, बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। फिर करीना वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है जहां उस दूसरे लड़के को भी लाया जाता है जो साकिब के साथ होता है। फिर करीना मिलर और हार्डी को बताती है कि इन लोगों की फैमिली का एक पास्ट है जिसकी वजह से मोटिव हो सकता है। मिलर करीना को उस लड़के को इंटेरोगेट करने के लिए कहता है और हार्डी को अपने साथ ले जाता है। करीना रूम में जाती है और उस लड़के से पूछती है कि 14 नवंबर को वो कहाँ था। वो बताता है कि मैं साकिब के साथ था और हम लोग गाड़ी में ऐसे ही घूम रहे थे। फिर हम लोग टॉटेरिज राय पार्क गए। करीना पूछती है क्यों गए थे वहाँ। वो बोलता है कि हमने कुछ ग्राम चिंग ऑर्डर किया था। करीना पूछती है जब तुम लोग वहां पहुंचे उसके बाद क्या हुआ। वो बताता है कि हम तालाब के पास इंतजार कर रहे थे, तभी वो छोटा लड़का इशप्रीत वहां पहुंचा। उसके पास चिंग था, हमने चिंग लिया लेकिन हमारे पास 30 पाउंड कम थे, जिसकी वजह से हमारे बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। साकिब को गुस्सा आ गया और वो इशप्रीत को मारने लगा। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन साकिब इशप्रीत का सर पकड़कर तालाब के अंदर डुबाने लगा और डूबने से उसकी मौत हो गई। फिर हमने बॉडी को कार में रखा। साकिब का प्लान उसको कनाल में फेंकने का था लेकिन साकिब से चाबी गुम हो गई। साकिब ने इशप्रीत का मर्डर किया है, मैंने नहीं। प्लीज मेरे फादर को कुछ मत बताना। करीना मिलर को सब कुछ बताती है। मिलर हार्डी को ऑर्डर देता है कि सारे एविडेंस कलेक्ट करके जल्दी मजिस्ट्रेट से रिमांड के ऑर्डर लो और जल्दी से केस क्लोज करो। तो करीना कहती है कि केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो मिलर कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। करीना कहती है कि इशप्रीत ड्रग्स बेचता था और अभी तक उसका बैग बरामद नहीं हुआ है, तो वो एंगल अभी तक खुला नहीं है। हार्डी कहता है कि अब इसमें कोई एंगल नहीं है, लेकिन करीना नहीं मानती और दोनों में बहस होने लगती है। फिर हार्डी करीना को अपने बच्चे की इमोशनल साइड से इस केस को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी करीना उसको एक मुक्का मार देती है और वो गिर जाता है। मिलर दोनों को अपने ऑफिस ले जाता है और करीना को वार्निंग देता है। मिलर कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो तुम्हें केस से हटा दिया जाएगा। मिलर हार्डी को जल्दी से केस सॉल्व करने और क्लोज करने के लिए कहता है। फिर हार्डी वहां से निकल जाता है। करीना अभी भी मिलर के कैबिन में ही होती है, लेकिन करीना कहती है कि इस केस में अभी भी कुछ छूट रहा है और ये मेरी गट फीलिंग कहती है, और वो वहां से चली जाती है। फिर करीना अपने घर पहुंचती है और अपना गुस्सा निकालने के लिए जोर से चिल्लाने लगती है। तभी कहीं पड़ोस से आवाज़ आती है, कोई गाली देता है और कहता है कि चुप हो जाओ, हमें सोने दो। करीना घर से निकलकर रनिंग करने निकल जाती है और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है। तभी एक गाड़ी आती है और वो बॉटल फेंकती है जिससे कि आग लग जाती है। ऐसे ही बॉटल फेंकते हुए चलती जाती है और पूरी स्ट्रीट पर आग ही आग दिखाई देती है और यहाँ पर इंटरवल हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको अब तक की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ। इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि वाइकोम की स्ट्रीट पर दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम लड़के को एक सिख लड़के की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया है। देखते देखते पूरे शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। हार्डी मीडिया के सामने आता है और इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मीडिया में बताता है। फिर वो घर पहुंचता है और वहां एक लेडीज़ जिसका नाम लीनी है, जो बेड पर लेटी हुई है, ऐसा लगता है शायद कोमा में है। हार्डी उसे बताता है कि साकिब को जेल भेज दिया गया है और वो 15 दिन के लिए रिमांड पर है। उसके बाद शायद उसे उम्र कैद हो जाएगी। लीनी आंखें बंद करके लेटी रहती है। अगले सीन में दलजीत अपनी वाइफ प्रीति और दोस्त तजिंदर और उसके भाई पृथ्वी के साथ गुरुद्वारे में दिखता है। तभी वहाँ साकिब का अब्बा सलीम अपनी फैमिली और कम्युनिटी के लोगों के साथ आ जाता है और वो दलजीत से बात करने के लिए कहता है, लेकिन दलजीत मना कर देता है
और जाने लगता है। सलीम उसे पीछे से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी सलीम की वाइफ दलजीत से कहती है कि आप पुलिस को सच बता दीजिए कि आप लोगों की लड़ाई में साकिब और इशप्रीत का क्या लेना देना है। दलजीत कहता है कि तुम पहले अपने पति को समझाओ, और इस बीच सलीम और दलजीत की हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर सब लोग उन दोनों को अलग करते हैं। फिर सलीम की फैमिली दलजीत और प्रीति से कहते हैं कि हमारा बेटा खूनी नहीं है, उसे इस सब में मत फंसाओ। लेकिन प्रीति और दलजीत कहते हैं कि उसी ने खून किया है, और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में शहरोन करीना के मूड को ठीक करने के लिए हल्की फुल्की मस्ती करती है। फिर शहरोन करीना का मूड फ्रेश करने के लिए उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर शहरोन, करीना, हरलीन एक साथ क्लब पहुंचते हैं। फिर वहां थोड़ा सा ड्रिंक, डांस और पार्टी करते हैं। उसके बाद गाना शुरू होता है। करीना डांस कर रही होती है, लेकिन उसे डांस करते करते अपने बेटे की ही याद आती रहती है, और उसे डांस करते करते अपने बेटे और मॉल का सीन दिखता रहता है, जिससे ये समझ आता है कि करीना चाहे कुछ भी कर रही हो, वो अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड है कि उसे हर वक्त अपना काम ही नज़र आता है, और वो अपने काम के बीच में भी अपने बेटे को हमेशा मिस करती है। वो रात भर पार्टी करते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, और कब घर पहुंचते हैं उन्हें खुद याद नहीं रहता, और सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है। करीना झटके के साथ उठ के बैठ जाती है। उसे लगता है कि घर के अंदर कोई है। जब वो बेडरूम से बाहर आकर देखती है तो उसके डैड कॉफ़ी लेकर आते हैं और कहते हैं कि बेटा रात को दरवाज़ा खुला छोड़कर नहीं सोते, जिससे ये समझ आता है कि इन्होंने रात को इतनी ड्रिंक की होती है कि ये कब घर पहुँचे, कैसे घर पहुँचे, इन्हें खुद याद नहीं रहता। फिर दोनों बाप बेटी पार्क में एक बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। करीना अपने डैड से कहती है कि आप आने से पहले एक बार बता देते। उसके डैड कहते हैं कि बेटी से मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। फिर करीना और उसके डैड के बीच में भी डैड डॉटर वाली लड़ाई होती है। अपने डैड को ज़्यादा केयर दिखाने के लिए करीना गुस्सा करती है और कहती है कि मैं अभी मैच्योर हूँ, सब खुद अकेले हैंडल कर सकती हूँ। फिर उसके डैड उसे एक बाप की नज़र से समझाते हैं और दोनों शांत हो जाते हैं। फिर करीना अपने डैड से कहती है कि आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए मेरे पास, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। करीना के जॉब के बारे में बात होती है। करीना उसे अपने नए ऑफिस का थोड़ा बहुत हालचाल बताती है, और सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि उसके डैड एक डॉक्टर हैं और एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि करीना पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर उस गाड़ी की फ़ोटोज़ चेक कर रही होती है जिसमें इशप्रीत की लाश मिली थी। तभी उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो कुछ सोचने लग जाती है। फिर करीना तुरंत अपनी गाड़ी निकालती है और टॉटेरिज राय पार्क पहुंच जाती है, जहां इशप्रीत उन दो लड़कों साकिब और उसके दोस्त को ड्रग्स देने गया था। करीना हर जगह जाकर देखती है जो साकिब के दोस्त ने बताई होती है। फिर वापस हेडक्वार्टर आकर करीना वो वीडियो देखती है जिसमें इशप्रीत को तेजिंदर थप्पड़ मारता है और इंटरनेट पर डाल देता है। ऐसे ही करीना सारी कड़ियाँ एक एक करके जोड़ने लगती है। तभी उसे एक न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें एक लड़की के ड्रग ओवरडोज की खबर छपी हुई थी। फिर करीना अपनी कलीग शहरोन के साथ मिलकर कॉफ़ी पीते हुए उसे इशप्रीत केस के बारे में डिस्कस करने लगती है और अपने डाउट्स उसको शेयर करती है। करीना कहती है कि मुझे इस केस में ड्रग्स सबसे बड़ा फैक्टर लग रहा है। शहरोन उसे कहती है कि तुम इस बारे में हार्डी या बॉस मिलर को क्यों नहीं बताती। करीना कहती है कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं उन्हें प्रूफ दिखाकर ही बात करूंगी। फिर करीना दलजीत के दोस्त तेजिंदर के घर जाती है जहां वो अपने फ़ोन में हेल्थ वीडियो बना रहा होता है। करीना उसे पूछती है कि एक ड्रग डीलर आज हेल्थ कोच बना हुआ है, तो वो बोलता है कि वो मेरा पास्ट था, आज मैं ना ड्रग्स बेचता हूँ ना किसी को बेचने देता हूँ। फिर करीना पूछती है कि क्यों तुम इशप्रीत को ड्रग्स बेचने नहीं भेजते थे। तेजिंदर कहता है कि मैं उस दिन गुरुद्वारे में था। फिर करीना उसे काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन पूछती है जिन्हें वो टालने लग जाता है। करीना पूछती है कि ड्रग्स बेचना कब छोड़ा, तो वो कहता है कि एक बार एक लड़की मेरे ड्रग्स की वजह से ऑलमोस्ट अपनी जान गंवाते गंवाते बची थी। फिर करीना कहती है कि शालिनी पटेल, हार्डी की सिस्टर, यही नाम था ना उसका। अगले सीन में हम देखते हैं कि दलजीत ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी पृथ्वी कुछ सामान लेकर उसके घर आता है। पृथ्वी घर के अंदर पहुंचता है और प्रीति को सामान दे देता है। प्रीति से कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो उठाने की कोशिश करती है, पृथ्वी उसे पीछे से पकड़ लेता है।
तो प्रीति उस पर चिल्लाती है और कहती है कि 2 थप्पड़ मारूंगी, निकल जा यहाँ से। फिर पृथ्वी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में करीना अपने बॉस मिलर के कैबिन में जाती है और उसे हार्डी और उसकी बहन शालिनी पटेल के ड्रग्स ओवरडोज के बारे में बताती है और कहती है कि तेजिंदर जो दलजीत का फ्रेंड है जिसने इशप्रीत को थप्पड़ मारा था और उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था, वो कभी ड्रग्स बेचता था जिसकी वजह से हार्डी की बहन मरते मरते बची थी और आज कोमा में है। और बताती है कि हार्डी अपनी बहन की वजह से साकिब को फ्रेम कर रहा है। फिर करीना उसके सामने कुछ प्रूफ और फैक्ट रखती है और मिलर को पूछती है कि हार्डी को अभी तक इस केस में इंचार्ज क्यों बनाया हुआ है और मिसिंग बैग और जो दूसरा मिसिंग डीएनए सैंपल है वो किसका है, इस बारे में भी बताती है। मिलर काफ़ी हद तक कन्विंस हो जाता है लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं होता कि हार्डी ऐसा कर सकता है। मिलर करीना को शाबाशी देता है और उसे इस केस का इंचार्ज बना देता है और कहता है कि तो मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि दलजीत अपने ऑफिस से निकलकर अपने कार की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो कार लेकर निकलता है शैरॉन उसका पीछा करती है। वो एक कॉफ़ी हाउस के सामने रुक के कॉफ़ी हाउस के अंदर चला जाता है। शैरॉन देखती है कि दलजीत कॉफ़ी हाउस के अंदर किसी लड़की से मिल रहा है। शैरॉन उन दोनों की फ़ोटो मोबाइल से खींच लेती है। फिर आकर करीना को बताती है कि दलजीत का इंद्राणी राय नाम की एक लड़की से अफेयर है जो हाई वाईकॉम हाई स्कूल में म्यूज़िक टीचर है। दोस्तों यहाँ गौर करने की बात यह है कि इशप्रीत अपनी म्यूज़िक क्लासेस को लेकर कुछ परेशान था और शिकायत कर रहा था और उसी म्यूज़िक टीचर से दलजीत यानी इशप्रीत के पापा का अफेयर है। तभी करीना मेल में कुछ चेक करती है और शैरन को दिखाती है कि दलजीत ने 4 साल पहले इशप्रीत के लिए 200,000 पाउंड की पॉलिसी ली थी। शैरॉन कहती है कि मैं चेक करके बताती हूँ कि दलजीत ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए फ़ाइल किया है या नहीं। तभी करीना को एक कॉल आती है और दोनों तुरंत ऑफिस से निकल जाते हैं। फिर करीना जेल पहुंच जाती है जहां सस्पेक्ट लड़के साकिब को रखा गया था। जेल के कर्मचारी करीना को बताते हैं कि मिलर ने मुझे तुमसे इस लड़के को 10 मिनट मिलने देने के लिए कहा है। करीना साकिब से पूछती है कि उस दिन एग्जैक्टली पार्क में क्या हुआ था। साकिब को लगता है कि ये पुलिस की कोई स्ट्रेटेजी है तो वो वहाँ से जाने लगता है। करीना उसे फिर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। साकिब कहता है कि तुम सब पुलिस वाले एक जैसे हो, मैं तुम्हारा ट्रस्ट क्यों करूँ। तो करीना कहती है कि तुम्हारे दोस्त नावेद ने तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दिया है कि तुमने इशप्रीत का खून किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच्चाई कुछ और है जो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। फिर साकिब बताता है कि मैंने इशप्रीत को नहीं मारा, उसे नावेद फंसा रहा है। वो बताता है कि हम दोनों चिंग्स लेने पार्क में गए, तभी वहाँ इशप्रीत आता है। वो कहता है कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इशप्रीत ड्रग्स बेचता है। वो इशप्रीत से ड्रग्स लेते हैं लेकिन कुछ पैसे कम होने की वजह से इशप्रीत से उन लोगों का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। नावेद कहता है कि हमारे पास और पैसे नहीं हैं। ये सुनकर इशप्रीत नावेद से पैकेट वापस करने को कहता है। उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है और मैंने इशप्रीत को वहाँ काफ़ी मारा। उसके बाद मैंने उसका सिर पानी में भी डाला था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे पानी से बाहर निकाल दिया और उसे वहां से भगा दिया। और सेम सब कुछ वैसे ही होता है जैसे नावेद बता चुका था, लेकिन आखिर में साकिब इशप्रीत को पानी के अंदर थोड़ी देर डुबाकर वापस निकाल देता है। साकिब इशप्रीत को वार्निंग देकर वहां से भगा देता है। फिर इशप्रीत वहां से चला जाता है और साकिब और नावेद दोनों ड्रग्स लेते हैं और उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ एक चीज़ समझ आती है कि साकिब और नावेद गे हैं जिसकी वजह से बदनामी ना हो, इसलिए साकिब चुप रहता है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि नावेद ऐसा क्यों कहता है कि साकिब ने इशप्रीत को मार डाला, जबकि साकिब के हिसाब से उसने इशप्रीत को थोड़ी देर डुबाकर बाहर निकाल दिया था और उसके बाद इशप्रीत वहां से चला गया था। फिर साकिब बताता है कि इंटीमेट होने के बाद दोनों तालाब में नहाने चले जाते हैं, तभी उनके साथ कुछ टकराता है। जब वो देखते हैं तो वो इशप्रीत की बॉडी होती है, वो मर चुका होता है। हमें लगा कि ये जिंदा होगा, इसलिए पहले हमने उसे तालाब से बाहर निकाला, लेकिन जब कंफर्म हो गया कि वो मर चुका है तो मुझे लगा कि हमें इसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने नावेद से कहा कि इसे उठाकर कार में डाल देते हैं और इसे कहीं दूसरी जगह ले जाकर फेंक देते हैं ताकि कोई हमारे ऊपर शक ना करे कि हमने इसका खून किया है। फिर मैं इशप्रीत की बॉडी को कार की तरफ घसीट कर ले जाने लगा, लेकिन तभी डर कर नावेद वहाँ से भाग जाता है। फिर मैं भी बहुत घबरा गया, इसलिए मैं भी वहाँ से भाग गया। मैंने कार वहाँ इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझसे चाबी गुम हो गई थी, लेकिन इशप्रीत की बॉडी कार में कैसे आई मुझे नहीं पता। साकिब करीना को बताता है कि इशप्रीत मेरे भाई जैसा था, उसे मैं नहीं मार सकता। साकिब अपने और नावेद के बारे में लोग जान जाएंगे, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बता रहा था। फिर करीना वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन करीना फिर से सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है और सीधे नावेद के घर पहुंचती है और उसे बताती है कि मैं साकिब से मिली थी और उसने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं जानती हूं कि तुम किसके कहने पर ये सब बयान दे रहे हो कि साकिब ने इशप्रीत को मारा है। नावेद ये सब सुनकर काफ़ी घबरा जाता है। फिर जब करीना वहाँ से निकलती है तो नावेद किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑफिसर भामरा यानी करीना कपूर मेरे घर आई हुई थी और मुझे सब सच बोलने को कह रही थी। उसके तुरंत बाद हार्डी अपने कलीग साइमन के साथ गाड़ी में आता है, जिससे पता चलता है कि नावेद ने हार्डी को कॉल किया था। यहाँ से हार्डी का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। वो दोनों नावेद को उसके घर से पिकअप करते हैं और पार्क की तरफ ले जाते हैं। करीना उनका पीछा करती है। हार्डी और साइमन नावेद को पार्क के अंदर ले जाते हुए पूछते हैं कि तूने डिटेक्टिव भामरा को क्या बताया। नावेद कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मैं कोर्ट में सब कुछ सच बता दूंगा। तभी हार्डी जेब से चाकू निकालकर नावेद के गले में रख देता है और कहता है कि उस ड्रग की वजह से मेरी बहन लिनी की लाइफ खराब हो गई और अगर तुमने कोर्ट में बयान बदला तो मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा। तभी करीना कुछ पुलिस वालों और बॉस मिलर के साथ पार्क में पहुंच जाती है और हार्डी को लड़के को छोड़ने के लिए कहती है। तो हार्डी कहता है कि ये सब कसूरवार हैं, ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं जिसकी वजह से कईयों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मेरी अपनी बहन जो आज कोमा में है, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और उसके गुनहगार तेजिंदर, इशप्रीत और साकिब जैसे लोग हैं जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं। मिलर भी हार्डी को वार्निंग देता है कि नावेद को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। तभी उसे पुलिस वाले पीछे से पकड़ लेते हैं और ले जाने लगते हैं। तभी वो एक पुलिस वाले की गन छीन लेता है और सबको पीछे हटने को कहता है। वो सबको वार्निंग देता है कि कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन करीना उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम बचकर नहीं जा सकते। तभी हार्डी खुद को ये कहते हुए शूट कर देता है कि प्लीज़ मेरी बहन को इसके बारे में मत बताना। फिर सब लोग पुलिस हेडक्वार्टर आ जाते हैं और काउडन साइमन को इंटेरोगेट करने लगता है। पूछताछ के दौरान साइमन काउडन को बताता है कि जब हम तीनों यानी हार्डी, काउडन और साइमन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और एक मुस्लिम लड़का दूसरे मुस्लिम लड़के को कुछ देता है, वो अरमान था जो अपने भतीजे साकिब को अपनी कार की चाबी देता है। हार्डी उसी कार को पार्क में खड़ी देखता है जब पार्क में सब इशप्रीत को ढूंढ रहे थे और वो नहीं मिला था। तब हार्डी ने सबको घर जाने को कहा था, लेकिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए कहा था। तब वो मुझे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तो साइमन उसे कहता है कि बॉस, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर हार्डी और मैं इशप्रीत की बॉडी को उठाकर कार में डाल देते हैं और हार्डी मिलर को कॉल करता है। फिर हम जब नावेद को पुलिस स्टेशन ला रहे थे तो उसे ऐसा बयान देने को कहते हैं कि साकिब ने इशप्रीत को मारा है। जब काउडन साइमन से पूछता है कि तुम लोगों ने बैग का क्या किया, तो साइमन बताता है कि जब हमें इशप्रीत मिला उसके पास बैग था ही नहीं। काउडन ये सब जाकर करीना को बता देता है। फिर उन सब का बॉस आता है जो करीना को शाबाशी देता है और कहता है कि अब से इस केस की इंचार्ज तुम हो और अब तुम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करोगी। फिर मिलर करीना को बताता है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है और उसे किलर को ढूंढने के लिए कहता है। फिर करीना साकिब के घर जाती है और उसके माँ बाप से मिलती है। दोस्तों, साकिब के पिता का नाम सलीम होता है जो दलजीत का पार्टनर रह चुका है एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में, लेकिन बाद में दोनों अलग हो जाते हैं और दलजीत सलीम पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो हमारे सारे क्लाइंट अपने साथ ले गया था, जिसकी वजह से दलजीत और सलीम के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा भी होता है। इसलिए दलजीत पुलिस वालों को कहता है कि साकिब ने ही खून किया होगा क्योंकि वो अपने पिता सलीम का बदला ले रहा है। फिर करीना साकिब के माँ बाप को बताती है कि साकिब निर्दोष है और जल्दी ही छूट जाएगा। वो करीना को थैंक यू बोलते हैं। फिर करीना उन्हें दलजीत के बारे में पूछने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दलजीत अपनी गर्लफ्रेंड इंद्राणी जो म्यूज़िक टीचर है उसके साथ एक कैफ़े में बैठा बात कर रहा है। तभी उसकी वाइफ प्रीति का कॉल आता है। यहाँ ये समझ आता है कि दलजीत और इंद्राणी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और दलजीत प्रीति के साथ खुश नहीं है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता है। वो दोनों इशप्रीत के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में भी बातें करते हैं। अगले सीन में करीना पुलिस स्टेशन में अपने सब कॉलीग काउडन, शैरॉन और टीम के साथ केस के बारे में डिस्कस करने लगती है।
करीना अपने कॉलीग के साथ दलजीत और तेजिंदर की फ्रेंडशिप से लेके दलजीत और सलीम की दोस्ती और उसके बाद झगड़े के पहलू पर भी बात करते हैं। वो तेजिंदर के ड्रग्स बेचने से लेके हेल्थ कोच बनने तक और इशप्रीत के ड्रग्स बेचने तक सारे एंगल्स पर चर्चा करते हैं। वो जल्द से जल्द सारी कड़ियाँ जोड़ना चाहते थे क्योंकि अभी तक इशप्रीत के कातिल का पता नहीं चल पाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दलजीत रेस्टोरेंट से निकलकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन तभी उसे बेडरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर जाता है और देखता है कि पृथ्वी उसकी वाइफ प्रीति को पकड़े हुए है और कह रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं भाभी जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। दलजीत उसको प्रीति से अलग करता है और उसे बहुत मारता है। वो भागने लगता है लेकिन सीढ़ी से गिर जाता है और किचन की तरफ भागता है, लेकिन दलजीत भी उसके पीछे किचन में आ जाता है और पृथ्वी के सर पर एक बोतल से मारता है। बोतल टूटकर बिखर जाती है और पृथ्वी के सिर पर लगती है। उसे खून निकलने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। दलजीत बहुत गुस्से में होता है और वो पेन उठाकर पृथ्वी के सर पर तब तक मारता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। प्रीति ये देखकर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। फिर पुलिस आती है और दलजीत को अरेस्ट कर लेती है और पृथ्वी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। फिर सब पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन में करीना प्रीति से पूछती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो वो बताती है कि मैं घर पर अकेली थी। तभी पृथ्वी आता है और बोला कि मुझे कुछ बात करनी है। मैंने दलजीत को कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। फिर पृथ्वी उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगा। तभी लकीली दलजीत घर आ गया और उसने पृथ्वी को बहुत मारा, जिससे उसकी जान चली गई। फिर करीना पूछती है कि आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी है। तब प्रीति बताती है कि दलजीत कभी कभी मुझे भी मारता था और बताती है कि दलजीत बिजनेस डूबने के बाद ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। बस उसे किसी भी तरह से बहुत पैसे चाहिए और वापस बिजनेस खड़ा करना है। करीना प्रीति को इंद्राणी राय के बारे में पूछती है। प्रीति बताती है कि वो दलजीत और इंद्राणी के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बस सिर्फ अंदर ही अंदर रो सकती हूँ और कुढ़ सकती हूँ। फिर करीना दलजीत के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। करीना उसे उसकी गर्लफ्रेंड इंद्राणी राय, डूबते बिजनेस और इंश्योरेंस के पैसे और इशप्रीत को मारने की वजह बताती है, लेकिन वो साफ मुकर जाता है और वो कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। जिस लड़के को मैं इंडिया से अडॉप्ट करके लाया था, जिसे मैं इतना प्यार करता था, इतना चाहता था, क्या मैं उसे मार सकता हूँ। फिर दलजीत की गर्लफ्रेंड इंद्राणी जो म्यूज़िक टीचर है, उसे भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है। दोस्तों, अगर आप भूल गए तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये वही म्यूज़िक टीचर है जिसके पास इशप्रीत म्यूज़िक क्लासेस लेने आता था, लेकिन फिर छोड़ देता है क्योंकि वो अपने डैड दलजीत और पियानो टीचर इंद्राणी को बेडरूम में देख लेता है और घर जाकर अपनी माँ प्रीति को सब बता देता है। कुछ और क्रॉस क्वेश्चन पूछने के बाद करीना डॉक्टर को कॉल करती है और उसे दूसरे अनआइडेंटिफाइड डीएनए के बारे में पूछती है। जैसे ही डॉक्टर उसे बताता है कि वो किसका डीएनए है, तो करीना तुरंत पूरी पुलिस टीम को लेकर दलजीत के दोस्त तेजिंदर के घर पहुंच जाती है, जो कभी ड्रग्स बेचता था लेकिन अब हेल्दी रहने के वीडियोस बनाता है। पुलिस को उसके घर से ड्रग्स, एक फ़ोन और इशप्रीत का बैग भी मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि तेजिंदर सिर्फ दिखाने के लिए हेल्दी वीडियो बनाता है, अभी भी वो छुपकर ड्रग्स का धंधा ही करता है। तेजिंदर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो बार बार यही कहता रहता है कि मैंने इशप्रीत को नहीं मारा, आप लोग कुछ गलती कर रहे हैं। वहाँ मिले फ़ोन से करीना को एक नंबर मिलता है। वो काउडन को फ़ोन देकर कहती है कि उस नंबर को ट्रैक करो। अगले सीन में पुलिस टीम एयरपोर्ट पहुँच जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रीति एक टैक्सी से निकलती है और तभी पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से फिल्म में एक टर्निंग पॉइंट आता है और फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर आ जाती है। पुलिस वाले प्रीति को एयरपोर्ट से अरेस्ट करके पुलिस हेडक्वार्टर ले आते हैं, जहाँ करीना उससे पूछताछ करने लगती है। करीना की आंखों में बहुत गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन प्रीति ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। करीना उससे पूछती है कि ये सब क्यों किया, तो प्रीति कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगी। करीना कहती है तो समझाओ मुझे। तब प्रीति कहती है कि मेरी लाइफ उसी दिन झंड हो गई थी जब मेरी शादी दलजीत से हुई थी। एक नंबर का फुकरा इंसान था, बच्चा अडॉप्ट करने इंडिया चला गया।
तो करीना कहती है क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था? तो प्रीति बताती है कि दलजीत और उसकी माँ को अडॉप्ट करना था, मुझे तो उन्होंने पूछा ही नहीं। खुद तो बुढ़िया चली गई लेकिन बच्चा मेरे सर पर डाल दिया। जब से दलजीत मुझे शादी करके लाया था सिर्फ नौकरानी की तरह रखा था, प्यार करने के लिए तो वो चुड़ैल इंद्राणी थी। इसलिए मैंने पृथ्वी के साथ अफेयर कर लिया। जब वो मेरे प्यार में पागल हो गया तो उसे इशप्रीत को मारने के लिए कहा, तो पृथ्वी जाकर इशप्रीत को पार्क में तालाब के अंदर डुबाकर मार डालता है और उसका बैग लेकर भाग जाता है। लेकिन जब साकिब जेल से छूट जाता है तो पृथ्वी डर जाता है। तब मैंने उसे घर पर बुलाया ताकि दलजीत उसे मार डाले। जब पृथ्वी घर आया तो काफ़ी डरा हुआ था, तो मैंने उसे थोड़ा समझाया और कहा कि कुछ नहीं होगा, और वो पृथ्वी के साथ हम बिस्तर हुई। इंटीमेट होने के बाद मैंने पृथ्वी से कहा कि अब हम नहीं मिलेंगे, ये हमारा आखिरी बार था। तो पृथ्वी पैनिक हो गया और कहने लगा कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसे कहा कि दलजीत को हमारे बारे में किसी दिन पता चल जाएगा, इसलिए आज से हम नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही पृथ्वी मुझे पकड़कर रोने लगा और कन्विंस करने लगा कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी दलजीत दरवाजे से अंदर आता है और वो पृथ्वी को बहुत मारता है और उसकी जान ले लेता है, जो कि मैं चाहती थी। ये सुनकर करीना रोने लग जाती है। वो प्रीति को कहती है कि पृथ्वी बच्चा था। ये सुनकर प्रीति कहती है कि मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका क्या? दलजीत ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैं दलजीत की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। फिर करीना दूसरे रूम में जहाँ दलजीत होता है उसे जाकर बताती है कि ये सब प्रीति ने किया है। तो दलजीत कहता है कि वो थी ही इसी लायक, इसलिए माँ नहीं बन सकी। करीना उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मारती है और उसे गुस्से से देखती रहती है। दलजीत चुपचाप सर झुकाकर बैठा रहता है। फिर करीना वहाँ से निकल जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और केस यहाँ क्लोज़ हो जाता है। कुछ दिनों बाद करीना इशप्रीत की 13वीं पर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि साकिब, नावेद, साकिब की पूरी फैमिली, तेजिंदर और दोनों कम्युनिटी के लोग बैठे हुए होते हैं, जिससे लगता है कि अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ गए हैं। सब लोग एक दूसरे के दुख में शामिल हैं। फिर पूरी धार्मिक मान्यता के अनुसार क्रिया को पूरा किया जाता है। सब लोग आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। फिर धीरे धीरे सब लोग वहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं। करीना की आंखें नम होती हैं, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को मिस कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद करीना हार्डी के घर जाती है और उसकी कोमा में पड़ी बहन को अपने डैड के हॉस्पिटल में एडमिट करती है और उसका इलाज करवाने लगती है, क्योंकि हार्डी के जाने के बाद उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। फिर वहाँ से करीना अपने घर जाती है। घर के डोर पर वो देखती है कि मेल के कुछ एनवेलप वहाँ पर लगे हुए हैं। वो एनवेलप फाड़ कर देखती है तो ये उसके बेटे की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। वो सीधे वहाँ से घर के बैक साइड में चले जाती है। उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा होता है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी को फाड़ देती है और उसे जला डालती है, क्योंकि उसका बेटा ही नहीं रहा तो अब वो इन पैसों का क्या करेगी। उसके बाद वो अपने बेटे की खून से सनी हुई टी शर्ट निकालती है और उसे सीने से लगाती है। करीना की आंखें भरी हुई होती हैं। फिर वो अपने बेटे की खून से सनी हुई टी शर्ट को आग में फेंक देती है और उसके साथ ही बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है। करीना वहीं आग के पास बैठकर रोने लगती है। आग जलती रहती है जिसमें करीना के बेटे के कपड़े होते हैं। करीना बैठकर रोती रहती है। साथ में करीना के बेटे के क्लिप्स चलते रहते हैं और गाना बजता रहता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि करीना अपने बेटे के साथ ज़मीन पर लेट जाती है। दोनों हंसते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और पिक्चर यहाँ ख़त्म हो जाती है।